हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ा था। ये चीज कि हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम सब ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स बनाते हैं और वहां पर ही रिकॉर्डिंग करते हैं। और उन बुक्स को जहां पर सबसे पहले एंट्री करते हैं उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। बेस्ट चीज जो हमने इसमें पढ़ी थी, क्यों नहीं ऐसा करते हैं, अगर हमने बोला था कि जर्नल में करते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि हमारी लगभग 50% ट्रांजेक्शन तो कैश में होती है। तो क्या हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर लेजर कैश के लेजर में बनाएंगे, तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना हम डायरेक्टली पहले कैश बुक में रिकॉर्डिंग करें, एटलीस्ट उतना एफर्ट हमारा बच जाएगा। क्योंकि देखो ये चीजें सारी है ना, ये मतलब मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें, बट अभी सॉफ्टवेयर आए हैं। आप एक जर्नल एंट्री करते हो, बाकी वो सारा ट्रायल लेजर भी बनाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाता है, और रेडी लिए आपको प्रॉफिट लॉस में बैलेंस मिलता है। बट हम सीखने के लिए बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर के बैकएंड में जो थ्योरी होती है, वो तो वही होता है ना जो मैनुअल होता है, जब पहले अकाउंटिंग होती है। तो तब ये डिसाइड किया जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर ट्रांजेक्शन की आप जर्नल एंट्री करो उसके बाद आप उसको लेजर में ले लो। तो इसलिए क्या करते थे, तो हम क्या करते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम वो सारी सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी और ये सीखा था कि किस कौन सी सब्सिडरी बुक में क्या चीजें होती है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको उसमें ले लूंगा कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, पहले मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं समरी कुछ चीजों की दे देता हूं। मैं जस्ट यहाँ पे एक बार माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड मैं यूज करता हूं यहाँ पे। एक मिनट आप वेट करो खाली। तो ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, हमने क्रक्स में जो सीखा था वो ये था कि अगर हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी बिजनेस की, जो हमने ये भी पढ़ा था कि 50% ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक इज नथिंग बट जस्ट ए कैश अकाउंट, जो हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री करते हैं फिर लेजर बनाते हैं। यहां पे बोला जो कैश ही ट्रांजेक्शन होगी उसमें आपको जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कैश बुक बना लो, आप सीधे कैश अकाउंट बना लो, ठीक है। और अगर वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, अगर वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जिसमें हमने कुछ मेन मेन बुक्स पढ़ी थी वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। हम परचेज बुक बनाते हैं, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर कोई कंप्यूटर एग्जाम का जैसे एसएसबी का बच्चा ये देख रहा है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट परचेज। अब बोलोगे आप, सर कैश परचेज क्यों नहीं करते हैं रिकॉर्ड परचेज बुक में। परचेज बुक में भाई हम सिर्फ क्रेडिट परचेज करेंगे, क्यों, अगर कैश परचेज है उसका मेन नेचर क्या है, वो कैश में हुई है, तो वो सर कैश बुक में आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं। सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट सेल्स हुई होती है, क्रेडिट सेल्स हुई होती है, उसके बाद क्या होता है, परचेज अगर वापस कर दिया आपने, उसको क्या बोल के, परचेज रिटर्न बुक। तो अगर आपने कोई परचेज रिटर्न कर दिया और आपको उस वक्त कैश नहीं मिला, अगर आपको कैश मिला उस वक्त तो वो तो कैश बुक में आएगा, अगर आपको कैश नहीं मिला आपको, तो वो आएगा यहाँ पे। तो क्रेडिट परचेजेस, या तो आपने क्रेडिट परचेज की थी उनको वापस कर दिया, या आपने कैश परचेज वाला कर दिया था बट अभी उसने पैसा नहीं दिया, तो वो परचेज रिटर्न बुक में। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक आता था, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सारा आता था। और लास्ट में आता था जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में जो कहीं पे भी नहीं आता था, ऊपर में से किसी के भी नहीं आता था, वो जर्नल प्रॉपर में आता है। अब आप बोलोगे एग्जांपल, आपने अगर फिक्स्ड एसेट परचेज कर दिया, फिक्स्ड एसेट परचेज कर दिया क्रेडिट में, अगर कैश में कर दिया तो वो कैश बुक में आएगा, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर दिया क्रेडिट में तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। बैड डेट की एंट्री कर ली, वो आपने जर्नल प्रॉपर में आएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लिया आपने, वो आपका जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ये हमने बेसिकली पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सा सब्सिडरी बुक होता है, वो चीज होते हैं। आज हम प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे सब्सिडरी बुक्स पे, जैसे हम सीखेंगे कि परचेज बुक को कैसे बनाते हैं। और इनके बेसिस पे ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये तो ठीक है,
हमने तो परचेज, आपने बोला सर पहले ही आपने हमें समझा दिया कि सर यहाँ पे बच्चों का एक डाउट है, सर आप तो हमें कंफ्यूज करते हो, या हमारे दिमाग में एक खिचड़ी पक रही है कि सर आपने पहले हमें जब पहले दिन अकाउंट रिसीव बताई थी तब आपने हमें बोला था कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल करेंगे, हम एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है, एक ट्रांजेक्शन जो है उसको जर्नलाइज करेंगे, उसके बाद उसको अपने अपने खाते में डालेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सर ये तो हमें समझ आया था और हमें लगा था कि बहुत आसान है अकाउंटेंसी, कि जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। सर ये तो हमें समझ आया था, मगर कल के लेक्चर से ना आपने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज इस चीज को लेके आपने सर हमें कंफ्यूज कर दिया, पहले आपने बोला कि जर्नल तो करेंगे सब ट्रांजेक्शंस का, फिर उनको अपने अपने खातों में डालेंगे, तो हमें लगा था बहुत आसान है सर, जितने भी ट्रांजेक्शंस दिन में हो जाएंगी, शाम को बैठ के देखेंगे जो कैश वाली ट्रांजेक्शंस है वो कैश अकाउंट में जाएंगी, जो लेजर की ट्रांजेक्शंस, किसी परचेज की ट्रांजेक्शन है उसको उठा के क्या जर्नल से परचेज में डालेंगे, सेल की सेल में डालेंगे, कोई और चीज कर दिया, डेटर ने पैसा दे दिया वो उसके अकाउंट में डालेंगे। बट सर आपने तो अब हमें कंफ्यूज कर दिया, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें जर्नल एंट्री किसकी करनी है, कैश बुक कब बनाना है, और फिर उसको लिंक कब करेंगे लेजर अकाउंट से, वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कैश ट्रांजेक्शंस के बारे में आपको एंड टू एंड समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में परचेज बुक लूंगा, परचेज बुक पे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम जब क्रेडिट परचेज हो जाएगी तो हम उसको एज एन अकाउंटेंट कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, वंस हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको परचेज का जो अकाउंट बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट नहीं बनेगा, परचेज का एक लेजर अकाउंट बनेगा, फिर उसको हम परचेज में ले जाएंगे, सेल का दिखाऊंगा। इस तरीके से 2-3 बुक्स में आपको सब्सिडी बुक्स दिखाऊंगा, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है। और आपको वो जो लिंक मुझे कराना है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिंक कराना, देखो टॉपिक आपको समझ आएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट है यू शुड कनेक्ट द डॉट्स, जो मैंने ये सारे डॉट्स बता दिए, जर्नल इज वन डॉट, लेजर इज वन डॉट, सब्सिडरी बुक से अनदर डॉट, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स के जर्नल ना यूज करके भी अगर मैं सब्सिडरी बुक बना रहा हूं तो मेरी वो डबल अकाउंटिंग एंट्री कैसे सक्सेसफुल होती है, वो जो लेजर में मुझे पोस्टिंग करनी है वो कैसे ठीक हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। बट सबसे पहले मैं किन को लूंगा, कैश ट्रांजेक्शन को। देखो बच्चों क्या होगा, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो भी ट्रांजेक्शन मेरी कैश में हो जाएंगी, जो भी ट्रांजेक्शन मैंने कैश में हो जाएंगी, उनको मैं किसी की जर्नल एंट्री नहीं करना है, मैं सीधे कैश बुक बनाऊंगा, मैं सीधे कैश बुक बनाऊंगा। जरा मैं यहाँ पे कैश बुक बनाऊंगा, फिर हमने पढ़ा था कैश बुक के, हालांकि जो अभी फाउंडेशन वाले बच्चे देख रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, बट एसएसबी वाले बच्चे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बच्चा उसको पता है कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो मैंने अलग से कवर कर दिया था। एनीवेज कैश बुक इज नथिंग बट ए कैश अकाउंट, तो मैं यहाँ पे सीधे कैश अकाउंट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, कैश अकाउंट। तो मैंने क्या रखा है, जो मेरा अकाउंटेंट है उसको मैंने बोला है कि भाई ये तेरा कैश अकाउंट है, ये तू ओपन रख लेना, अपना वो पेज खोल के रखता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बाई कैश में होगी तो सीधे इसमें रिकॉर्ड करना है, तुझे उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल, अगर पहले ट्रांजैक्शन हुई होती कैश, कैश बिजनेस में लाया कैपिटल, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती। अब मैं उसको बोलता हूं भाई ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है सो डो नॉट जर्नलाइज इट, जस्ट पुट एन एंट्री इन द कैश अकाउंट, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 5 लाख से। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम दिन खत्म हो गया ना, चाहे दिन बोलो या वीक बोलो, खत्म हो गया, अब आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। अगर आप देखोगे आपने कैश अकाउंट में एंट्री डालनी थी और कैपिटल अकाउंट में एंट्री करनी थी, देखो आपका टाइम कैसे बचेगा। पहले क्या करते हैं, आपने लेजर जर्नल एंट्रीज करते तो एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन होगी, आपने 10 जर्नल एंट्रीज कर दी, और उसके बाद 5-7 दिन में आपकी 7 या 6 दिन में आपकी 6 ट्रांजेक्शन, तो 60 ट्रांजेक्शन होगी। अब आपको इनकी अकाउंटिंग जर्नल के बाद आपको लेजर में डालना है, तो 60 ट्रांजेक्शन में 60 से ज्यादा डबल करके तो 120 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब 120 बार कोई ना कोई अकाउंट इन्वॉल्व हुआ होगा। तो फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा इधर जाऊंगा, कैश 10 बार हुआ है, वो 20 बार हुआ है, ऐसे करते तो आपको टाइम लगेगा। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, जो कैश ट्रांजेक्शन है, आउट ऑफ दिस 60 ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 30 to 40 ट्रांजेक्शन विल बी इन कैश, तो रादर देन मेकिंग द जर्नल एंट्री हम सीधे कैश अकाउंट बनाएंगे, तो वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक अकाउंट का जो एक ट्रांजेक्शन का जो एक एस्पेक्ट था, कैश अकाउंट डेबिट करना था 5 लाख से, वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया। अब इसका दूसरा इंपैक्ट क्या है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। सपोज ये 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन थी, तो इसी तरीके से क्या हुआ, कैश बुक में आपने ये जितने भी ये ट्रांजेक्शन हो गए, सपोज 30 ट्रांजेक्शन कैश की थी, तो आपने कैश बुक, उसके बाद आपने परचेज कर दी सपोज, तो आपने क्या कर दिया, बाई परचेज, अगर आपने कैश में परचेज कर दी,
उसके बाद आपने सेल्स कर दी, टू सेल्स कर दिया, उसके बाद आपने रेंट पे कर दी, बाई रेंट, रेंट से पैसा जाएगा, सैलरी आपने पे कर दी, ये आपने जितनी भी मंथ में ट्रांजेक्शन होगी वो आपने सपोज यहाँ पे कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो अगर देखा जाए तो एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो ही गया, जो ही आपने कैश अकाउंट बनाया तो वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, नाउ यू हैव टू do the ledger posting of the another account that was involved in that transaction. Suppose in the first transaction the account involved were the cash and the capital, तो कैश वाला पार्ट तो हो ही गया, दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि कैपिटल को क्रेडिट करना था। नाउ आफ्टर वीक या फोर्टनाइटली जैसे भी आपने करना है या डेली आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, वो आप अपने एज एन अकाउंटेंट अपने हिसाब से रख लोगे कि कब 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 मुझे पोस्टिंग करनी है। तो आपने तो एक अकाउंट में तो इंपैक्ट मार दिया, कैश अकाउंट को डेबिट करना था, अब आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, तो कैश बुक के बेसिस पे अब आप क्या करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो इन द सेकंड अकाउंट, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। सो व्हाटएवर व्हेनेवर यू गेट द टाइम you go to the capital account, there you pass a journal entry, basically you do the posting out there। तो कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है बाय कैश अकाउंट 5L, ठीक है। इसके बाद क्या था, सपोज ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन को आपने पोस्ट कर दिया, आपने उसको पेंसिल से टिक दिया। अब क्या हुआ है, सेल आपने कर दी है सपोज 50,000 की, तो आपने क्या करना है, अब सेल्स अकाउंट में जाना है और सेल में आपने बोला कि आपने कैश सेल्स की है 50,000 की, तो मैं यहां पे सेल्स अकाउंट बनाता हूं, सेल्स अकाउंट बनाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट में एंट्री कर दी आपने, तो यहां पे आप करोगे कैश सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, क्योंकि सेल से सेल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आपने सेल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये चीज होगी। इस तरीके से आप क्या करते हो, पोस्टिंग करते हो, ये भी हो गया, फिर इसको भी पोस्ट करोगे, इसको भी पोस्ट करोगे, इसको भी पोस्ट करोगे। इस तरीके से क्या हो गया, जो लेजर पोस्टिंग आपने करनी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। पहले क्या होता था, अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते, सब्सिडरी बुक ऐसे नहीं बनाते, कैश अकाउंट नहीं बनाते डायरेक्टली, तो आपको पहले जर्नल एंट्रीज करनी थी, फिर जाके कैश अकाउंट में भी डालना था, फिर जाके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालना था। तो आपका टाइम कैसे बचा, वो पूरा टाइम कि पहले आप जर्नल एंट्री करो, वो टाइम आपका सेव हो गया, डायरेक्टली कैश अकाउंट में एंट्री होगी। जब कैश अकाउंट में एंट्री होगी, फिर आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट में देना, तो कैश अकाउंट से टिक टिक करके आप एंट्रीज कर सकते हो और आपका मोटा खासा टाइम बच जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग द सब्सिडरी बुक्स। तो हमने पढ़ा था ये जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं, इनको दूसरा नाम भी देते हैं, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है, these are known as books of original entry because the first entry is being made in these books, whether you say cash book or the other टाइप ऑफ बुक्स, ऑल आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इन्हीं में होती है। उसके बाद क्या करते हैं आप, लेजर पोस्टिंग करते हो। बट जहां पे अगर देखा तो कैश अकाउंट जो है वो इटसेल्फ एक लेजर भी है, अगर देखो तो, बिकॉज एक लेजर अकाउंट का क्या होता है, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तभी हम बोलते हैं जो कैश बुक है, इसमें मैं आ जाऊंगा फाउंडेशन के बच्चों अलग से भी कैश अकाउंट के लिए, बट जहां तक एसएसबी वालों की बात है उनके लिए अलग ही कैश बुक है। तो कैश बुक को हम बोलते हैं ये सब्सिडरी बुक भी है, ये प्रिंसिपल बुक भी है। तो प्रिंसिपल बुक्स बेसिकली आपकी दो होती है, आपके जो लेजर होते हैं, प्रिंसिपल बुक्स आपकी दो होती है, एक कैश बुक और लेजर। और अगर आप कैश बुक और लेजर आपके प्रिंसिपल बुक्स है, और सब्सिडरी बुक्स आपकी कैश बुक और बाकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की है। तो देखा जाए जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी है और वो प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडरी बुक इसलिए क्योंकि सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री इसकी होती है, और प्रिंसिपल बुक्स आप लेजर अकाउंट से याद रखो, लेजर है। तो कैश बुक तो लेजर भी एज ए लेजर भी ट्रीट किया जाता है और एज ए जर्नल भी ट्रीट किया जाता है, मतलब इसमें पहली बार रिकॉर्डिंग होती है। तो ये चीज था कैश बुक के बारे में। कैश बुक इज नथिंग बट ए कैश अकाउंट। इसके बाद फिर अगर आपका बैंक भी है, आप इसको मिला सकते हो, जिसको हम डबल कॉलम बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट होता है। कभी कभी कैश और डिस्काउंट को भी डबल कॉलम बोलते हैं, अगर वही दो बनाए हैं और बैंक अलग रखा है। और कभी कभी कैश और बैंक भी होता है तो उसको भी डबल कॉलम बोलते हैं। ये एक डिबेटेबल इशू होता है, तो डबल कॉलम में क्या आएगा, क्योंकि सिंगल और ट्रिपल में कोई दिक्कत नहीं होता है, डबल कॉलम में दिक्कत होती है। तो इसमें दोनों चीजें ठीक है, कैश और बैंक होगा उसको भी डबल बोलेंगे, कैश और डिस्काउंट होगा उसको भी डबल बोलेंगे, ट्रिपल में तीनों हो जाएंगे, ठीक है। एनीवेज वो एक दूसरा टॉपिक है। तो हमारा कैश बुक जो था सब्सिडरी बुक्स में वो कवर हो गया। अब मैं आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, इनके बारे में बता दूंगा और जर्नल प्रॉपर के बारे में बता दूंगा। इस तरीके से हमारा जो सब्सिडरी बुक वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझना था वो ये चीज थी कि सब्सिडरी बुक्स बेसिकली हमारा टाइम बचाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप एक बुक को, एक बंदे को बोले भाई तू क्या, अगर बड़ी एंटरप्राइज है और एक अकाउंटेंट अकेले नहीं कर सकता, आप एक बंदे को भाई बोले कि भाई तुझे कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, और एक बंदे को बोले कि अगर परचेजेस बहुत सारे हो रहे हैं कि भाई तुझे परचेजेस की अकाउंटिंग एंट्री करनी है, और दूसरे बंदे को बोल सेल्स की, और तीसरे को बोल सकता है बाकी चीजें कर लो। इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है और काम अच्छे से हो सकता है।
चलो यहाँ पे मैंने आपको कैश बुक बता दिया, अब मैं आपको परचेज बुक पे ले जाऊंगा। तो इससे पहले मैं परचेज बुक पे ले जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाऊंगा और ये चीज भी दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला है कि आप आराम से पास कर सकते हो अगर आपको ये चीज पता चलेगी कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। सीए का एग्जाम बहुत आसान है अगर आप डेडिकेटेड हो और आप ये चीज समझ पाओ कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। तो यहाँ पे जरा मैं आपको उधर ले जाता हूँ कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। तो मैं यहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। जरा यहाँ पे देखेंगे लर्निंग आउटकम्स। आपके कल के लेक्चर में आपने बोला सर ने तो ज्यादा पढ़ाया नहीं, बट कल के लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। बोलता है इंस्टीट्यूट आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक। परचेज बुक में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, सेल्स बुक में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, रिटर्न इनवर्ड बुक। यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड। अगर आपका वापस आ रहा है रिटर्न तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, उसमें आपको माल वापस आता है, उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलता है सेल्स रिटर्न बुक इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आपके पास रिटर्न आ रहा है। और परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। एंड बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। और ये चीज हम सीखेंगे, ये हमने कल के लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था, बट आपको एटलीस्ट ये चीज तो पता चला गया कल के लेक्चर में कि परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है। वो चीज तो हमारा कल के लेक्चर में कवर होगा। उसके बाद सेकंड चीज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज लर्न द टेक्निक ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द सब्सिडी बुक्स टू लेजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको अभी कैश बुक वाला दिखा दिया कि हाउ we do the ledger posting from the cash book। तो हमने बोला कैश बुक में तो एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, पर दूसरे अकाउंट में अब एंट्री मारनी है। बट अभी जो बाकी सब्सिडरी बुक्स है उनसे हम कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हम इस लेक्चर में ही कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही हमें ये सब्सिडरी बुक्स वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद थर्ड थिंग इज understand that even if the subsidiary books are maintained journal as a record for many other transaction events, there are still other transactions for which we have to do the journal entry, what we do in the journal proper, ठीक है। जो कहीं पे भी फिट नहीं हो सकता है उन subsidiary books में, उसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। And the fourth thing is learn the difference between the subsidiary books and the principal books, जो मैंने अभी थोड़ा सा टच कर दिया। प्रिंसिपल बुक्स है वो है जो हम ओरिजिनल बुक्स के बाद बनाते हैं, जहां पे लेजर अकाउंट्स होते हैं, और सब्सिडियरी बुक्स जहां पे एंट्रीज फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट में बना प्रिंसिपल बुक में आपका लेजर और कैश बुक आता है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों आ गया। वो जो अकाउंट्स वाले होते हैं उनको प्रिंसिपल बुक्स बोलते हैं, और सब्सिडरी बुक्स जहां पे अकाउंटिंग एंट्री फर्स्ट बार होती है, ट्रांजैक्शंस फर्स्ट बार होती है, दे आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स। ये चीज मैंने आपको बता दी, और ये सारी चीजें भी मैंने आपको कल लेक्चर में बता दी, और ये भी आपको पता चल जाए, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स में आपका लेजर आता है और कैश बुक उधर भी आता है, और कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ा थी। अब हम परचेज बुक जो है उसका फॉर्मेट समझेंगे, और परचेज बुक के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ बच्चे जैसे इंस्टीट्यूट के बुक मतलब फाउंडेशन जो है उनके पास ये बुक्स आ गई है। और रही बात अगर ये बुक ये लेक्चर जो अभी प्रेजेंटली एसएसबी के बच्चे भी देख रहे हैं और बोलते हैं कि ये बुक कहाँ से है, तो ये बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डालूंगा। और ये बात याद रखा करो ना, वीडियो ही नहीं देखना होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ रखा होता है मटेरियल, वो भी देखा करो। बहुत सारे बच्चे मुझे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बुक दे दो, हालांकि मैंने बुक का पीडीएफ दिया होता है, सर हमें ग्रुप में ऐड करो, जबकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का वो दिया होता है, डिटेल दिया होता है। तो वो चीजें ना प्लीज वीडियो के बावजूद वो चीजें भी देखा करो, उससे आपका भी टाइम बचता है और मेरा भी टाइम डेफिनेटली बचता है। तो यहाँ पे मैं हम अगर आपको ये मटेरियल चाहिए एसएसबी के बच्चों को भी, तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज रख लूंगा, नहीं तो मैं जितने भी ग्रुप्स है मैं उनमें वॉलंटरली शेयर करूंगा, ठीक है। अब परचेज बुक में क्या आएगा, बोल रहे हैं परचेज बुक में क्या होगा, अगर आपकी क्रेडिट परचेज हो गई। देखो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, या तो कैश में होती है या ज्यादा से ज्यादा परचेज और सेल, क्योंकि जो आप मेन चीज है ट्रेडिंग, माल बेचना माल खरीदना, वो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। तो हमने बोला अगर कैश में हो गया तो वो कैश बुक में रखेंगे, और अगर उधार में है परचेज तो परचेज बुक में जाएगा, और उधार में सेल्स तो सेल्स बुक में जाएगा। मेन यही चीज होते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो जरा यहाँ पे समझे। तो 5 कॉलम्स बेसिकली हम बनाते हैं, मैं अभी इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली कितना होता है, 5 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है जिसको हम डेट बोलते हैं, किस दिन ये ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट परचेज की। दूसरे में हम पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स में बेसिकली होता है कि कौन सी पार्टी है, उस बंदे का नाम जिसे उधार में लिया होगा, तो उसको नाम यहाँ पे कैप्चर करना है ना आपको। इसके बाद क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना है। तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, कौन से बंदे का नाम और क्या चीज खरीदा। ऑब्वियसली दैट इज गुड्स, बट सपोज स्टेशनरी शॉप है तो वो तो गुड्स में बुक्स खरीद सकती है, पेंसिल खरीद सकती है, कुछ भी चीजें खरीद सकती है ना। तो यहाँ पे लिखेगा
5 पेंसिल खरीदे, 10 बुक्स खरीदी, ये सारा चीज वहां पे थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो भी लेस करते हैं। तो डिटेल्स लेजर फोलियो मतलब अब यहाँ पे जो बंदा इन्वॉल्व हो गया वो लेजर फोलियो के उसके लेजर में है। सपोज मिस्टर अजय है, मिस्टर अजय से हमने परचेज कर दिया, वो लिखा जाएगा। और लेजर फोलियो मतलब लेजर के कौन से पेज में आपने इसको पोस्ट कर दिया बाद में, क्योंकि पहले आप इधर रिकॉर्ड करते हो फिर जब पोस्टिंग करते हो तो यहाँ पे लेजर फोलियो में लिखते हो, तो उससे भी पता चलता है कि आपने हाँ इसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दी है। डिटेल में आप सारी चीजें लिखते हो, जैसे वो 10,000 की थी, फिर उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है लेस करते हैं, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और नेट अमाउंट आया 8,000, वो आप अमाउंट कॉलम में जाओगे। तो ये आपने परचेज बुक में बेसिकली उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद क्या करते हो, ये हो गया रिकॉर्डिंग। उसके बाद आप सपोज एक बंदे का हो गया, फिर दूसरे बंदे का, तीसरे बंदे का, तो मंथ में आपने टोटल कर दिया, टोटल आपकी हो गई 50,000 की परचेज हो गई। ये आपकी परचेज बुक में परचेज हो गई। ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, सब्सिडी बुक में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेजर अकाउंट बनाने। अब कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, पहली ट्रांजैक्शन में अजय इन्वॉल्व हुआ है और परचेज इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि क्रेडिट। दूसरी बुक में राम हुआ है और परचेज हुए, तीसरी बुक में मोहम्मद हुआ है, परचेज हुई है। तो 3 वेंडर्स बेसिकली इन्वॉल्व हुए हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी क्या होगी, परचेजेस होगी है। तो आप क्या करते हो, इस सब का टोटल करते हो, परचेजेस, परचेज इतना आ गया। तो आपका जो परचेज अकाउंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, आपका जो परचेज अकाउंट होता है, परचेज क्या होगी, डेबिट कितना, 50,000, एक ही साथ लिखते हो 50,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां पे मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अब मुझे पता टोटल में परचेज 50,000 की होगी, और जिनसे मैं उधार लेता हूं उनको क्रेडिटर बोलता हूं। एक क्रेडिटर होगा तो एक क्रेडिटर होगा, बहुत सारे क्रेडिटर जो हमारे होते हैं उनको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इंग्लिश वर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जनरल क्रेडिटर जो आपके हैं। तो एक ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट तो हो गया, एक एस्पेक्ट तो हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने यहाँ पे किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम बच जाए। वो देखो कैसे ब्यूटीफुली बचाता हूं। पहले मैंने परचेज बुक में हर बंदे का नाम, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, परचेज बुक में नाम लिखा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको इधर ही समझाता हूँ इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा, सपोज ये मैंने परचेज बुक बना दिया, ठीक है। तो इसमें मेरी क्रक्स में ऐसा आ गया, अजय से मैंने परचेज कर दिया, ये परचेज बुक है, और टोटल अजय का आ गया मेरा सपोज 10,000, ठीक है। उसके बाद मेरा राम एक बंदा है, उससे मेरा 20,000 आया, ठीक है। उसके बाद शाम तीसरा बंदा है, शाम से भी 20,000 आया। तो ये टोटल मेरा कितना हुआ, 50,000। तो मेरे मंथ की परचेज होगी 50,000। अब इसके ये तो समझ लो आप जर्नलाइजिंग रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हो गया। सो वी अंडरस्टूड द वेरी फर्स्ट थिंग हियर दैट परचेज डजंट जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग डजंट मीन ओनली जर्नलाइजिंग, देयर आर अदर वेज टू रिकॉर्ड, जस्ट लाइक वी सॉ हियर कि परचेज मतलब हमने क्या किया, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर दी, वी एंटर द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स इन परचेज बुक। तो इससे पता चला हमारा क्या हुआ, परचेजेस 50,000 की होगी। अब मुझे क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो लेजर पोस्टिंग में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, सर 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए। एक, पहले ही ट्रांजैक्शन में परचेज इन्वॉल्व हुआ, परचेज इन्वॉल्व हुआ, और अजय इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। अगर कैश परचेज होती तो क्या होता, कैश और परचेज होता, बट कैश वाली अलग रखी। दूसरी ट्रांजेक्शन में सर राम इन्वॉल्व हो गया, परचेज इन्वॉल्व हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन में शाम इन्वॉल्व हुआ और परचेज इन्वॉल्व हुआ। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद जब मंथ कंप्लीट हो गया, सर हमने लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है। देखो कैसे ब्यूटीफुली पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल परचेज कितनी होगी, सर टोटल परचेज तो 50,000 होगी। तो हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और लिखते हैं पर्टिकुलर किसी क्रेडिटर का नाम नहीं लिखते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड में, ब्रैकेट में हालांकि लिखते भी नहीं है कि फॉर द मंथ ऑफ, इधर आप 30 अप्रैल डाल दो तो पता चलेगा कि ये अप्रैल का है। तो अप्रैल में किस किस के क्रेडिटर का 50,000 हुआ, तो आप अप्रैल में जाओगे तो देखोगे अजय से 10,000 खरीदा, राम से 20,000, शाम से 20,000, टोटल 50,000 हो गया। अब देखो एक एस्पेक्ट तो हो गया, एक अकाउंट अकाउंट तो आपने डेबिट कर दिया। अब आपने जो बाकी क्रेडिट्स हो गए वो, तो आप क्या करोगे, आप अजय के अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे आप अजय के अकाउंट बनाओगे, और अजय के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। अजय के अकाउंट को क्रेडिट करोगे बाय परचेजेस, क्या करोगे, बाय परचेजेस 10,000। इसकी तरह आप क्या बनाओगे, राम का अकाउंट बनाओगे। राम के अकाउंट को आप क्या करोगे, राम के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे बाय परचेजेस 20K। इसी तरीके से आप क्या करोगे, श्याम का अकाउंट बनाओगे बाय परचेजेस 20K। इस तरह से देखोगे, इस ट्रांजेक्शन में आपने क्या कर दिया, इस ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया, राम को क्रेडिट किया, अजय को क्रेडिट किया, और शाम को क्रेडिट किया। 50,000 50,000 20,000 20,000 और 10,000। तो 50,000 से डेबिट कर दिया,
50,000 से डेबिट कर दिया और 50,000 से क्रेडिट हो गया। तो इसके बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपका वो चीज भी मैच कर जाएगा। तो इसके बाद अगर आप लेजर ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपका परचेज आ जाएगा 50,000 और कॉरस्पॉन्डिंग आपके टोटल क्रेडिटर जो है वो आएंगे 50,000 के। तो ये था परचेज बुक का फॉर्मेट। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द रफ बुक ऑफ मेसेज नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मिसेस नारायण। तो आपने क्या करना है, मिसेस नारायण का फरवरी का परचेज बुक बनाना है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो और मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूं, आपके पास ये बुक होगी, आप इस बुक में ये चीज अच्छे से देखो, इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, परचेज बुक बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। क्या नाम था, नारायण एंड कंपनी का मुझे परचेज बुक बनाना है। नारायण एंड कंपनी का मुझे परचेज बुक बनाना है फरवरी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, डेट, यहाँ पे डालता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डालता हूँ डिटेल और यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट। इतना ही मुझे चाहिए। ठीक है, ये स्पेस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आया मेरा डेट और यह आया मेरा पर्टिकुलर्स और ये आ गई मेरी डिटेल और ये आया मेरा अमाउंट। अब जरा देख लो पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, कब हुई पहली ट्रांजेक्शन। सर पहली ट्रांजेक्शन हो गई है 1 फरवरी को, आपने परचेज कर दिया ब्राउन एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट। आपने 1 फरवरी को परचेज कर दिया, पार्टी का नाम ब्राउन एंड कंपनी। क्या परचेज कर दिया आपने, सर आपने 5 पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस और 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन। 120, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन। तो अब एक ग्रॉस में कितना होता है वो देखना पड़ेगा। 5 ग्रॉस पेंसिल्स है एट द रेट 100, तो कितना हुआ 500 और 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन। ठीक है, तो उसमें कितना होता है, तो कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा मुझे। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, 240 × 12, तो वो आएगा 2880। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या परचेज कर दिया मैंने, सर हमने परचेज कर दिया 5 पेंसिल्स एट द रेट ₹100 पर पेंसिल। कितना आया ये 500। और आपने क्या परचेज कर दिया, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन। टोटल कितना हो गया ये 240 × 12, तो वो आया 2880। तो टोटल पैसा कितना बनता था 3380। अब देखो कुछ और लिखा है इसमें, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, मैंने आपको बोला था एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं और जो बाकी प्राइस बचा उसमें हम बोलते हैं कि हमें परचेज हो गया। और दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, जो कैश पेमेंट में मिलता है वो पार्ट ऑफ परचेज से लेस नहीं किया जाता है। तो इसमें से आपको क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट इसमें लेस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस करना पड़ेगा, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिला। तो इंटू 0.1 करता हूं मैं, तो 338 का आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। 338 का आपको डिस्काउंट मिला। तो उसके बाद अगर आप देखा जाए तो आपने उसको कितना पैसा देना है ये माइनस करके 3380, तो आपने उसको पैसा कितना देना है 3042। तो यहां पे आपने जो रिकॉर्डिंग कैसे ब्यूटीफुली कर दी, आपने क्या कर दिया, ब्राउन एंड कंपनी से आपने, आप यहां पे क्रक्स क्या निकाल रहे हो, आपने ब्राउन एंड कंपनी से परचेज कर दिया नेट में 3042। तो इस तरह से आपने परचेज की रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, तो ये एक पार्टी होगी। अब दूसरी पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी से क्या किया आपने, जरा वो भी देखते हैं दूसरी पार्टी से आपने क्या कर दिया। आपने क्या कर दिया, पेपर ऐप
पेपर एंड परचेज्ड, अच्छा आप देखो दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम मिसेस स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक एट द रेट 300 पर डजन। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैश में परचेज कर दिया। जब आप किसी चीज को कैश में परचेज करते हो तो क्या वो परचेज बुक में आएगा? द आंसर इज नो सर, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स आएगा सर। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज बुक में नहीं आएगी, वो आपकी आएगी कैश बुक में। एंट्री नंबर 3, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे आपने मैसेज ऑफिस से क्या परचेज किया? कंप्यूटर कर दिया ऑफिस से। तो कंप्यूटर क्या गुड्स है? आपकी स्टेशनरी शॉप है तो कंप्यूटर आपके लिए फिक्स्ड एसेट है। अगेन ये यहाँ पे नहीं आएगा परचेज बुक में, ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। दो इट इज ऑन क्रेडिट बट स्टिल इट इज नॉट क्रेडिट परचेज। परचेज मतलब जो चीज आप जिसमें आप डील करते हो, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसेज ऑफिस, ये आपका कहाँ पे आएगा सर? ये आपका जर्नल प्रॉपर में आएगा, ये आपका गुड्स नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन भी नहीं आ गई। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। पेपर कंपनी से आपने परचेज कर दिया क्या? 5 reams ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 100 पर रीम, 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 150, और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का। किससे परचेज कर दिया? पेपर एंड कंपनी से। तो दूसरी ट्रांजेक्शन कब होगी आपकी? ये आपकी ट्रांजेक्शन फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन, अब मैं डेट लिखता हूं। फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन, डेट नहीं लिखा है ना तो डेट होगा वो लिखते हैं। आपने क्या कर दिया? द पेपर कंपनी, तो आप लिखोगे द पेपर कंपनी। पेपर कंपनी से क्या परचेज कर दिया आपने? 5 reams, 5 reams एट द रेट 100 रुपीज, 100 पर रीम, तो 500 जा 500। और क्या परचेज कर दिया आपने? 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर, तो 10 reams ये इसलिए भी होता है कि कल को रिकंसाइल करना है तो पता चलेगा, एट द रेट 150। 10 इंटू 150 इज 1500, तो टोटल ये 2000 हो गया था। लिस्ट प्राइस इसका 2000 था, फिर उससे जब डील होगी तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट उसने हमें दे दिया है 10% का, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 200 का इसने डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल इसको जो हमें पैसा देना है वो है 1800। तो बाद में जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे उसमें तो टोटल करेंगे मंथ का, और रेस्पेक्टिव जो पेपर कंपनी का अकाउंट होगा उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेज 1800। उसके बाद जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या हो गया है। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? आपने परचेज 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट ₹15 ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा ऑन क्रेडिट। मैसेज वर्मा से आपने पेन्स परचेज कर दिया, तो आपकी स्टेशनरी शॉप है तो वो आपके लिए गुड्स है। तो वर्मा, फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो हुई है, इस बंदे का नाम मैं लेता हूं, वर्मा ब्रोज, वर्मा ब्रोज। तो इनसे आपने क्या कर दिया है? आपने परचेज कर दिया है 1 डजन जेल पेन्स, 1 डजन जेल पेन्स। कितने में परचेज कर दिया आपने? सर हमने ये परचेज कर दिया है 15 रुपए पर पेन का, तो 15 × 12 कितना हो गया? 15 × 12 180 होता है। 180 होता है। क्या इसने कुछ डिस्काउंट दिया है? अब देखते हैं, इसने कुछ डिस्काउंट दिया है? इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो 180 में आपने इसे परचेज कर दिया। तो अगर अब देखा जाएगा टोटल में आपने कितना परचेज कर दिया है? 30, तो आपका आंसर आएगा, 3042 प्लस 1800 प्लस 180। तो आपने टोटल सेल्स जो की, टोटल परचेज जो की है पूरे मंथ की, वो है 5022। इसके बाद अगर आप परचेज अकाउंट बनाओगे, अगर मैं यहाँ पे लेजर पोस्टिंग आपको सिखाऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम में वो भी है, तो आप जब परचेज अकाउंट बनाओगे, क्योंकि लेजर जो आपका बना ही होगा, उसमें आप परचेज अकाउंट में जाओगे, तो फरवरी में आप डालोगे, फरवरी में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सारे क्रेडिटर्स को क्रेडिट करके आप बोलोगे कि आपकी परचेज हुई है 5022। और जब रेस्पेक्टिव क्रेडिटर का बनाओगे, अगर आप ब्राउन का बनाओगे तो उसको बोलोगे बाय परचेजेस 3042। और अगर दूसरी तरह का पेपर का बनाओगे, बाय परचेज। इस तरीके से डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। डेबिट इतना हुआ और क्रेडिट जाके उतना हुआ, तो जितना टोटल नंबर ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑन द क्रेडिट, तो आपकी जो डबल एंट्री है वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस हो आपके एंड से अगर आप इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो परचेज में आपको डेबिट साइड में 5022 आएगा, और उन लेजर अकाउंट्स का क्रेडिट टोटल करोगे तो 5022 है। इस तरीके से आपका ये जर्नल हो गया, ये आपका जर्नल हो गया, ये आपका लेजर हो गया, और बाद में फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और आपका ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, एंड आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है,
तो ये देखो आपका टोटल हुआ। और यहाँ पे इसने नोट बोला है परचेज ऑफ कैश, purchase of cash and purchase of computer cannot be entered in the purchase book because of the reasons that the purchase of cash purchases in cash will be recorded in the cash book, and purchase of office computer though on credit is not to be recorded in the purchase book, because in purchase book we record only credit purchase of goods and not credit purchase of assets. उसके बाद एक दूसरा परचेज बुक पे क्वेश्चन है, आई होप ये चीज आपको आई होगी, ये भी आपको आएगी। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेट है, तो आप फ्रेट का एक कॉलम बनाओगे अगर उसने पे कर दिया। और बाद में क्या है, ये आपकी नेट परचेज है, ये परचेज अकाउंट में जाएगा, ये जो आपका 1,26,000 है, और फ्रेट वाला फ्रेट में जाएगा। इसमें आपको टाइम बचता है, तो डेफिनेटली वो जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया जरूरी नहीं है वही है, आप फ्रेट वाला भी उसमें ऐड कर सकते हो अगर उसने फ्रेट चार्ज किया, क्योंकि आपने उसको ज्यादा पैसे देने हैं ना 64950 इसमें। तो ये भी आसान है, ये आप क्वेश्चन कर देना। और यहाँ पे आपको क्या बोला था इन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला था, फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज देम ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक एंड पोस्ट देम इन द लेजर। तो परचेज बुक में तो आप डाल दोगे, इसने आपने फ्रेट भी चार्ज कर दिया तो फ्रेट भी आप उसको करोगे, बट फ्रेट आपका परचेज नहीं है, तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट अलग है और फ्रेट अकाउंट डेबिट अलग है, टू वेंडर अकाउंट अलग है। तो आप इसको टाइम कैसे बताते हो, आप परचेज बुक में फ्रेट भी लिखते हो साइड में, पर यहाँ पे आपने नेट प्राइस जो रखा ये आपका परचेज प्राइस है, ये आपका फ्रेट है। और फ्रेट आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप अभी पढ़ाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट क्या है, वो किराया जो आपको लगा इस माल को अपनी दुकान तक लाने के लिए, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दोस गुड्स, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस आएगा, तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये लास्ट में तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पर यहाँ पे आपने क्या किया, टाइम बचाने के लिए आपने परचेज बुक में एक कॉलम डाल दिया, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट कितना करना है 64950। अगर मैं इधर आपको पहली, ये तो पहली ट्रांजेक्शन जो है, आपने जो इससे गुड्स परचेज कर दिए थे, उनकी ग्रॉस प्राइस थी 72,000, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का 7200, और आपका नेट प्राइस पड़ा 64,800, और उसने आपसे किराया लिया 150, आपने उसको क्रेडिट कितना करना है 64950। अगर इसको परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते और आप इसकी जर्नल एंट्री करते, तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, आपकी परचेज कितने की थी, सर परचेज हमारी 64800 थी, तो आप क्या करते, आप एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट, तो वो आप करते 64800, और क्या करते आप, सर फ्रेट आपका एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट अकाउंट को डेबिट करते 150, और अजय को आपने पैसा देना था टू अजय एंटरप्राइजेस, उसको क्रेडिट करते कितना, फ्रेट का 150 रुपया देना था उसको, और गुड्स का 6480, तो उसको आप क्रेडिट करोगे 64950। बट यहाँ ये तो था कि अगर आप जर्नल एंट्री करते, बट आप जर्नल एंट्री नहीं करते हो, आप क्या करते हो परचेज बुक में इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हो, और बाद में देखो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। ये आपने परचेज बुक में कर दिया, इस तरह से बालाजी का हो गया, इस तरह से त्रिपाठी का हो गया, तृप्ति का हो गया, त्रिपाठी का नहीं। तो अब देखो परचेज बुक में क्या हुआ, परचेज बुक में टोटल परचेज कितनी हुई 1,26,000, तो आपने परचेज अकाउंट में लिखा, तो इनने लिखा है अमाउंट एज पर परचेज बुक, इसको आप काट के लिख सकते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों ठीक है, ये भी कर सकते हो जो इन्होंने किया, आप ये भी कर सकते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेरे हिसाब से सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना ज्यादा सही है, तो अमाउंट एज पर परचेज बुक लिखना सही नहीं है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,26,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां पे भी आप लिखोगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखोगे। और बाद में अगर आप देखोगे, बाद में अगर आप देखोगे, आप क्या करोगे, अजय एंटरप्राइज को आपने बाय परचेज किया और बाय फ्रेट कर दिया, और इसी तरीके से आपने क्या किया, और अजय को भी कर दिया बाय परचेज इतना और बाय फ्रेट इतना, बालाजी को भी बाय परचेज इतना बाय फ्रेट इतना, और त्रिपाठी को भी बाय परचेज इतना और बाय फ्रेट इतना, इस तरह से उनका अकाउंट हो गया। तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग द परचेज बुक। द परचेज बुक, अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली बोलता हूँ, द परचेज बुक शोज द नेम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम हुम द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड दीज पार्टीज आर नाउ द ट्रेड पेबल। देखो क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल दोनों सेम होता है, ये भी बच्चों को डाउट होता है, जैसे डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, द रिसीवेबल्स इन द ट्रेड, receivable is something which we had to receive, and receivable in the trade is known as trade receivable, that's the debtor। इस तरह से the payables in the trade are known as trade payable, और उन्हीं को हम creditors बोलते हैं। Their accounts have to be credited in the respective amounts shown in the purchase book, that's what we had done in the last question। The total of the amounts column shows the total purchase made in the period, the amount is debited to the purchase account to indicate the receipt of the goods, in this one the purchase account is debited by 5022, Mrs. Brown and Company is credited by 3042, the paper company by 1800, and the Mrs. Verma brothers by 180। The total amount put on the credit side equals the debit side, that's the 5022 is equal to 3042 plus 1800 plus 180, that thus the double entry is completed, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फाउंडेशन के बच्चों को ये भी बोलूंगा कि आपका ना एंट्रेंस होता है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि आपका टीचर आपको सारे क्वेश्चंस करा देगा, वो क्लास भी लेंथी होती है और
ये एजम्पशन ली गई होती है कि आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े हैं आपने कोई टॉपिक्स, नॉर्मली ये सब्सिडी बुक्स वाले टॉपिक जो है बच्चे अच्छे से नहीं करते, देन यू हैव टू पुट ऑन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मैंने आपको परचेज बुक दिखा दिया, जिस तरह से परचेज बुक है उसी तरह से सेल्स बुक भी है, और वहां पे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, तो उसका उल्टा है। तो यहाँ पे वो डेटर है, वहां पे क्रेडिटर है। जैसे आपने गुप्ता एंड, पहली चीज है आपने गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे भेजा, तो आप लिखोगे गुप्ता एंड वर्मा इतना ट्रेड डिस्काउंट इतना, तो सेल जो है वो आपकी 39,600 होगी। इसी तरह से आपने दूसरा क्या था, सोल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर भेजा, आपके काम फर्नीचर थोड़ी था, तो आप क्या करोगे, आप फर्नीचर, आपके रेडीमेड गारमेंट की शॉप लग रही है, तो फर्नीचर आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे। 50 शेयर्स आपने भेजी, वो आएगा। 13 शेयर्स आपने भेजी, सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब आपने ये सारे, चौथी ट्रांजेक्शन आपने कैश में कर दी, वो भी नहीं आएगी, तो फर्स्ट आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी और फिफ्थ आ जाएगी, ये सारी आप रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे लेजर फोलियो का बोलोगे और फिर उनके अकाउंट्स बनकर, और इसके बाद पोस्टिंग करते हो। ये हो गया। अब सेल रिटर्न बुक क्या होती है, उसको रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं। अगर आपने माल बेचा था और वापस आ गया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसमें आप डेटर का नाम लिखोगे और क्या चीज थी वो लिखोगे, और बाद में फिर इसका क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग लोगे और डेटर के अकाउंट में से कम करोगे। इसी तरीके से फिर चौथी बुक है परचेज रिटर्न बुक, वहां पे भी वही चीज करते हो आप, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ रिटर्न बुक तो बहुत आसान है। आपने यहाँ पे आपने क्या है, दो अकाउंट्स अगेन बनाने पड़ रहे हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और आपको डेटर के अकाउंट को कम करना पड़ेगा। इसी तरह परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न बुक बनाना पड़ेगा और क्रेडिटर के अकाउंट को कम करना। थोड़ा सा जस्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज होगी जो मैंने कवर नहीं की, हालांकि क्रक्स जो था वो मैंने आपको समझा दिया। एनी मैं ये चीज पढ़ लेता हूँ। बोलते हैं द सेल्स रिटर्न बुक विल शो द टोटल ऑफ द रिटर्न्स मेड बाय द कस्टमर्स, फाइन, जो आपके कस्टमर थे जिन्होंने वापस कर दिया। रियली द टोटल ऑफ द रिटर्न्स इज रिडक्शन इन द सेल्स बेसिकली, मगर हम सेल्स में से लेस नहीं करते क्योंकि हम पूरा साल का सेल को सेल में रहने देते हैं, और लास्ट में जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं वहां पे सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करते हैं और नेट सेल्स हमें पता चल जाती है कितनी होती है प्रॉपर्ली। देयरफॉर द अमाउंट मे बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट यूजुअली a separate account called the sales return account invoice is prepared, and the total of the sales is debited to this account. The customers who have returned the goods are credited with the respective amounts. It should be noted that on goods being received and accepted back from the customer, अगर हमने कस्टमर से गुड्स वापस ले लिए तो वो क्या देता है आपको, वो आपको क्रेडिट नोट देता है। क्या देता है, नहीं, हम उसको क्रेडिट नोट है। अगर हमने किसी को सेल की थी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, अगर हमने किसी को सेल कर दी तो हमने उसको क्या किया था अपनी बुक्स में, डेबिट, हमने एंट्री की थी, डेटर अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट, ये हमने एंट्री की होती है, डेटर अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट। और बाद में जब वो हमें माल वापस देता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे ये हमारी सेल रिटर्न होगी, तो हम सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहां अगर देखा जाए तो हमने डेटर को क्या किया, अब हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ही इज द गिवर नाउ, और he was asset, now that asset got reduced, so any decrease in the asset will be debited, will be credited। तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने सेल्स को डेबिट नहीं किया क्योंकि वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जितनी भी होती है वो सेल्स में रहने थे, और जब जब माल वापस आएगा उसको सेल्स रिटर्न करते हैं, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं फ्रॉम द सेल्स। तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया, तो हम इसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं जिसकी वो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, और वो हमें क्या देता है, वो हमें डेबिट नोट देता है। हम उसको क्रेडिट नोट देंगे, वो हमें डेबिट नोट देंगे, और अपने एंड पे दोनों अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। Similarly, when goods are returned to suppliers, they will issue at credit note। तो जब हम किसी को गुड्स वापस करेंगे वो हमें क्रेडिट नोट देगा, हम उसको डेबिट नोट देंगे। तो यहाँ पे क्रक्स है, डेबिट नोट कब, एज एंटरप्राइज, जब मेरी एंटरप्राइज की, मेरे रेडीमेड गारमेंट स्टोर की बात करी जाएगी, मैं एंटिटी हूं, तो मैं कब डेबिट नोट दूंगा, जब मैंने किसी को क्या किया है, परचेज रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैंने परचेज किया था उसे, तब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। आज जब मैं उसको वापस दे रहा हूं तो मैं उसको डेबिट करूंगा, तब मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। और कब क्रेडिट नोट इशू करूंगा, जब मुझे किसी ने वापस दिया माल तो मैंने उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा फॉर द अमाउंट जिसके लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। Similarly, when goods are returned to suppliers, they will issue the necessary credit note. Also, the firm returning the goods will issue a debit note to the supplier, indicating the amount for which the supplier is liable on account of the return. The total of the return outwards book, that is the purchase return, shows the total returns made. The amount can be credited to the purchase account. It can be credited in the purchase, but in practice we don't do this. Is credited to a separate account called the purchase return or the return output account. The supplier whose name appears in the books who have received the goods, so their accounts have to be debited. This is shown in the illustration given below. इस illustration को तुम लोग करोगे, ठीक है। तो ये रिटर्न आउटवर्ड बुक है। उसके बाद हम प्रकाश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू रिटर्न आउटवर्ड्स। मॉडर्न इलेक्ट्रिक को वापस भी उसको डेबिट करेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स
उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। अगर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि आप फाउंडेशन के बच्चे हो। क्या होता है, जैसे मैंने किसी को माल उधार भेजा, उसको बोलते हैं डेटर, और बाद में एक डेटर क्या कर सकता है, या तो मुझे कैश देगा या तो वो मुझे क्या करता है, एक बिल देता है, एक बिल देता है जिसमें लिखता है आई प्रॉमिस, कुछ भी लिख सकता है, टू पे ₹1 लाख आफ्टर 3 months। ये उसने दे दिया और यहाँ पे अपना साइन दे दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 लाख आफ्टर 3 months। इसको बोलते हैं बिल्स। अब मुझे डेटर ने दे दिया तो मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। इस बिल के बेस पे यहाँ पे मुझे ₹1 लाख मिला है। इस तरह से अगर मैंने किसी को बिल दे दी उसको बोलेंगे बिल्स पेएबल। तो इनकी भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं सेपरेट बुक्स में, बिल्स रिसीवेबल बुक में और बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, कब कब हमने बिल मिला और कब कब हमने बिल दे दिया वेंडर को। तो इसके बाद जब मुझे बिल्स रिसीवेबल आता है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, अब डेटर ने मुझे बिल दे दिया, अब मेरे पास बिल आ गया तो डेटर खत्म हो गया, तो इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर को आप क्रेडिट करूंगा, अब मेरे पास ये बिल इंपॉर्टेंट है, इसको डेबिट करूंगा और डेटर को क्रेडिट करूंगा। बाद में क्या होगा, 1 महीने बाद मैं उसको 3 महीने बाद मैं बिल उसको दूंगा और वो मुझे कैश देगा। जब वो मुझे कैश देगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर अब चला गया, बीआर मेरा एसेट था वो चला गया और मेरे पास कैश आया 1 लाख का। तो आप बोलोगे सर हमने क्यों उसको डेटर हटा दिया, क्योंकि अब उसने मेरे पास मुझे बिल दे दिया, अब मेरे लिए ये बिल इंपॉर्टेंट था, इसकी वैल्यू 1 लाख थी। और प्रैक्टिकली क्या होता है, जब मुझे डेटर कोई बिल देता है तो मैं उस बिल को एनकैश करता हूँ, उसको बोलते हैं डिस्काउंट कराता हूँ बैंक में। मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ये मेरे पास बिल है, मुझे एक बंदे ने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप इसको डिस्काउंट करा दो। तो बैंक बोलता है ठीक है, आपको 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है ना, तो मैं आपको आज 98,000 देता हूँ। बैंक को वो इंटरेस्ट का फायदा होता है, डिस्काउंट जो करता है। तो मुझे अभी पैसे चाहिए तो मेरे लिए वो फायदा में होता है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मेरे पास फायदा होता है, मुझे बस कैश आता है 98,000 का। अगर मैंने इसको डिस्काउंट कर दिया तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी, मैं बैंक के पास गया, उसने मुझे 98,000 दिया, तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 98,000। मेरे पास नुकसान हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 तो बी आर 1 लाख। अगर ये किया, नहीं तो अपने पास रखूंगा, 3 महीने बाद उससे ले लूंगा। इसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो इनकी भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल को। उसके बाद इनका अकाउंट बनता है, बी आर अकाउंट और बीपी अकाउंट, बट पहले रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अब इसमें क्या हो गया, अब लास्ट में जो चीज बच गई वो है जर्नल प्रॉपर, जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, जर्नल प्रॉपर में। जो नॉर्मल जर्नल हमने जितना अभी तक पढ़ा था वो जर्नल प्रॉपर में होता है। अब हमने पढ़ा, अगर यहाँ पे देखेंगे, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल। और जो चीज कहीं पे भी नहीं आती है वो कहाँ पे आती है, पर जर्नल प्रॉपर में। अब आप बोलोगे जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आता है, जो ओपनिंग एंट्री होती है, जब आप क्लोजिंग एंट्री करते हो तो सारी की चीजें कहाँ होती है, बैलेंस शीट में होती है। और उसके बाद उनको आपने अपने अकाउंट्स में लेना है, क्योंकि अकाउंट्स तो आपने स्लो सारे क्लोज कर दिए बैलेंस शीट में लेके, तो फिर जाके आप क्या करते हो, ओपनिंग एंट्रीज डालते हो। क्लोजिंग एंट्री जब ईयर एंड होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, उस वक्त नॉमिनल अकाउंट जो है उनको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पीएनएल में करते हैं। जैसे परचेज का टोटल उसको कहाँ पे लेते हैं, पीएनएल में। तो वो सारी अकाउंट एंट्री जो होती है वो थ्रू जर्नल एंट्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, अगर आप में कुछ गलतियां होंगी तो आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करनी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी कहां करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्री जो होती है वन अकाउंट अनदर, वो भी क्या होती है, जर्नल एंट्री। जैसे आपने किसी बंदे से माल लेना था, पैसे लेने थे, वो डेटर था, और आपने किसी बंदे को देने थे जो क्रेडिटर था, तो उसने बोला कि आप उससे ले लेना। अच्छा, आपने उसको देने ना, तो उसने, आपने उसको बोला या उससे लेना, या उसने बोला कि मैं उसको दूंगा डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर को डेबिट करोगे, डेटर को क्रेडिट करोगे, और किधर रिकॉर्ड करोगे, जर्नल प्रॉपर में। एडजस्टिंग एंट्रीज कुछ करनी होती है आपकी, ये हम अलग से भी करेंगे पीएनएल के वक्त। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है, आपने क्या कर दिया, पहले पूरा का पूरा खर्चा माना, बाद में पता चला कि यार ये तो प्रीपेड है आधा, तो उसको क्या करते हो, एडजस्ट करते हो आप। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपने क्या किया, रेंट है, जैसे 31 मार्च है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एडजस्टिंग एंट्रीज के एग्जांपल। जैसे 31 मार्च है, ठीक है, क्या हुआ, 31 मार्च हो गया और आपने इस मंथ की रेंट अभी पे नहीं कर दी है, तो आप क्या बोलोगे, रेंट तो है इस मंथ का, आप करोगे रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, तो लाइबिलिटी खड़ी करोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, क्योंकि किसी बंदे को देना है, लाइबिलिटी खड़ी करनी 5,000, इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। या दूसरी चीज, आपने इंश्योरेंस पे कर दिया था, दूसरी एग्जांपल देता हूं, आपने इंश्योरेंस पे कर दिया था 1 अक्टूबर को,
1 अक्टूबर को आपने 2000 का इंटरेस्ट पे कर दिया था, ये इंश्योरेंस पे कर दिया था 1 साल के लिए नॉर्मली इंश्योरेंस, वो 30 सितंबर का गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया जो ऑफिस की आ रही है। बट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल खर्चा कितना जाना चाहिए था? 1000, 1000, तो 1000 क्या माना जाएगा? प्रीपेड। यहाँ पे जब आपने एंट्री कर दी थी 2000 की, आपने एंट्री की थी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। बट जब 31 मार्च आएगा तो आपको क्या डालनी पड़ेगी? आपको एडजस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो फिर आप एंट्री करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो आप एंट्री करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस का खर्चा आप कम करोगे क्योंकि 1000 ही है और ये प्रीपेड इंश्योरेंस होगा 1000। ये अब इस पे क्वेश्चन भी आया था एसएसबी में अभी कि एडजस्टिंग एंट्री फॉर द advances will be, yeah, prepaid expenses will be, the prepaid expense will be debited and the expense will be credited because expense has been already debited by the full amount, जबकि इस साल का खर्चा आधा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी एंट्रीज होती है, या डिसऑनर ऑफ बिल अगर हो गया उसकी जो वो सब चीजें जो है उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में होती है, और मिसलिनियस एंट्रीज कुछ होती है, वो सारी चीजें इसमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। इस तरीके से क्या है, ये आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो गया। समरी क्या है? Instead of recording all the journal entries in one register, it is better to categorize the entries on the basis of the type of transaction, क्योंकि आपको फिर ना वो देखना भी आसान होता है। कल को आपको पता चलना पड़ेगा, अच्छा आपने वो रिकॉर्डिंग कर दी थी, नहीं कर दी थी, वो आप क्या करोगे? परचेज बुक में जाओगे, सेल्स बुक में जाओगे, तो वहां पे आपको आसानी होती है वो ढूंढना। अदरवाइज जो जर्नल होगा आपका वो उसमें देखते रहोगे। Various subsidiary books are maintained so as to record the transactions of one type in each register. परचेज बुक में परचेज वाली रहेगी, सेल्स बुक में सब कुछ वैसा करते हैं। और सब्सिडरी बुक से एग्जांपल परचेज बुक, सेल्स बुक, और उनके बेस पे लेजर अकाउंट बनाते हैं। इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जिनके आप डील करते हो, सिर्फ वो कैश परचेज ऑफ गुड्स नहीं, ऑल परचेज ऑफ गुड्स नहीं, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन। द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स जो आपने क्या किए थे, सोल्ड कर दिए थे। ठीक है, तो इसका सी पार्ट आएगा। द सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल। द वीकली और मंथली टोटल परचेज बुक इज ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, अगर सेल्स बुक का टोटल है तो उसको कहां ले गए? क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो सब्सिडी बुक्स होते हैं वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल विल यू रिकॉर्ड एंड अलाउंस 50,000, अगर आपने ₹50 का ऑफर किया था डिस्काउंट फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 1050, तो 1050 का जो है आप किस में करोगे? नॉर्मली कैश बुक में, अगर आपने डबल कॉलम किया है। अगर नहीं, जो डिस्काउंट की बात है नॉर्मली हम कैश बुक में ही करते हैं, अगर हम डिस्काउंट अकाउंट उसमें बनाते हैं साथ, अगर नहीं तो फिर जनरल प्रॉफिट में आएगा। अदरवाइज नॉर्मली कैश बुक में ही ये ₹50 का डिस्काउंट आता है। आपने सेकंड हैंड मोटर कार परचेज कर दी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्रदर्स, इट विल बी रिकॉर्डेड इन, ये रिकॉर्ड कहां पे किया जाएगा? जनरल प्रॉपर्टी। क्यों? आपने सेकंड हैंड मोटर कार परचेज कर दी, ये आपके लिए एसेट है, और एसेट को क्रेडिट में परचेज करोगे तो वो जनरल प्रॉपर में वो एंट्री जाएगी। Question number 8. In which books of original entry you will record a bills receivable 1000 which was received from a debtor in full settlement of the claim of is dishonored. तो bills receivable अगर dishonor होगी, उसकी जो एंट्री है वो भी जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि bills receivable आपका bills receivable अकाउंट में, बट अगर वो dishonor हो जाएगी तो उसकी अकाउंटिंग आप एंट्री कहां पे हो जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। कल के लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।